हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह की होती हैं। हमने डिसोसिएटिव पाथवे देखा था, एसोसिएटिव पाथवे देखा था और क्या देखा था? इंटरचेंज। ठीक है, तो अभी हम आज पढ़ेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, काइनेटिकली लेवाइल सिस्टम और काइनेटिकली इनर्ट सिस्टम, या लेविलिटी या इनर्टनेस के बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इंटरप्रिटेशन ऑफ लेविलिटी या लेवाइलिटी and inertness of complexes. Inertness of complexes. ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स की इनर्टनेस और लेविलिटी को समझाने के लिए दो थ्योरी सजेस्ट की गई हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी है किस पे? दो थ्योरी के बिहाफ पे इनर्टनेस एबिलिटी बताया जाता है। एक है बीवीटी और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू थ्योरीज हैव बीन सजेस्टेड in order to predict for prediction of in order to predict inertness and levibility of coordination complexes. लेविलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पहली क्या है? वीवीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सिंपल लिख दें यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके भी यहाँ पे बताते हैं। दूसरा है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या CFT। तो एक एक करके समझते हैं कि दोनों थ्योरीज में किस किस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जाता है, किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करके हम बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लेवाइल होगा या फिर इनर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बीवीटी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें इनर्टनेस और लेविलिटी बतानी है। ठीक है, तो देखो बीवीटी क्या बोलता है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मान लो किसी सिस्टम के पास इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है और एक के पास आउटर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में आउटर ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल और इनर डी ऑर्बिटल। तो हमें पता है जो इनर डी ऑर्बिटल होगी न्यूक्लियस की क्या होगी? क्लोजर। उस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो उसका बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर बनेगा, राइट। अगर हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आउटर ऑर्बिटल पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। लेकिन ये बात तब बोलना जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है, तभी सही है ये, राइट। मतलब बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बदलेगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जो सारे फैक्टर कांस्टेंट हो तब ये बात बोलनी है कि जो आउटर ऑर्बिटल होती हैं, आउटर डी ऑर्बिटल हैं, उस पर न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, तो जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा? वीकर। और जो इनर डी ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर। तो कहने का मतलब जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर होंगे। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बॉन्ड क्या होंगे? वीकर होंगे। तो अगर हमारी मैकेनिज्म डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है, जो कि मेनली डिसोसिएटिव को ही फॉलो करती है, आगे हम एविडेंसेस भी देखेंगे उसके, तो अगर डिसोसिएटिव पाथवे के थ्रू हमारा लिगेंड एक्सचेंज होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इनर ऑर्बिटल का बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर। तो क्या वो जल्दी ब्रेक होगा? नहीं। उसकी ब्रेकिंग क्या होगी? स्लो। इसका मतलब वो क्या होगा? इनर्ट होगा, क्योंकि जहाँ पर स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा क्या होगा? इनर्ट। अगर हम आउटर डी ऑर्बिटल की बात करें तो आउटर डी ऑर्बिटल में बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा।
अगर बॉन्ड वीक होगा तो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा लिगेंड का आउटर ऑर्बिटल में क्या होगा, फास्ट, इसलिए क्या होगा, वो लेवाइल होगा। तो कहने का मतलब एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकालते हैं, बीबीटी से क्या निकलता है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर मोर इनर्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, या ऐसे बोल सकते हो इनर वाले क्या होते हैं इनर्ट, आउटर वाले क्या होते हैं लेवाइल। एक चीज दिमाग में बैठा लो, इनर्ट का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट का मतलब होता है रिएक्शन क्या करेगा, स्लो करेगा। लेवाइल का मतलब होता है रिएक्शन क्या होगी, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्लियर इतनी बात? तो चलो देखते हैं। लिखते हैं क्या, बॉन्ड फॉर्म बाय, ऐसे लिखते हैं इनर ऑर्बिटल complexes form a strong bond as compared to outer orbital complex, right? In outer orbital complexes, if सब्स्टिट्यूशन अकर्स वाया, अगर सब्स्टिट्यूशन जो है लिगेंड का एक्सचेंज जो है, इफ सब्स्टिट्यूशन अकर्स वाया डिसोसिएटिव पाथवे, या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस will be inert, क्योंकि डिसोसिएशन में बॉन्ड ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट होती है, will be inert while outer orbital complexes will be labile। तो यहाँ से हम क्या पता किए, अगर इनर वाला होगा तो क्या होगा, वो इनर्ट होगा, अगर आउटर वाला होगा तो क्या होगा, वो लेवाइल होगा। देखो कैसे हम इसको और स्प्लिट कर सकते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इधर क्या लिख सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा, क्योंकि इनर ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ज़्यादा। आउटर ऑर्बिटल में क्या होगा, वीक मेटल लिगेंड बॉन्ड, राइट, डिफिकल्ट टू ब्रेक, दैट इज स्लो ब्रेकिंग, इसमें क्या हो जाएगा, वीक होगा तो इजी टू ब्रेक, दैट इज फास्ट ब्रेकिंग, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफिकल्ट ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी, फास्ट ब्रेकिंग होगी या इजी ब्रेकिंग होगी। जहाँ पर स्लो ब्रेकिंग होती है या स्लो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट, और ये लोग क्या हो जाएंगे, लेवाइल। तो बीबीटी से कंक्लूजन ये निकलता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर लेवाइल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इफ द मैकेनिज्म इज प्रोसीड बाय अ डिसोसिएटिव पाथवे। मैं इफ जरूर बोल रहा हूँ डिसोसिएटिव पाथवे, मोस्टली जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, वो डिसोसिएटिव पाथवे के थ्रू ही होती है। स्क्वायर प्लेनर को अगर आप छोड़ दीजिए तो, ठीक है, मतलब पहले जो होगा उसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद फिर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है, किससे बताते हैं हम, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से, उससे बताएंगे ना कि कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और दूसरा हम इससे बताएंगे रेट का, अगर हम कोई चेंज करते हैं सिस्टम में तो रेट का जो रेट में जो चेंज होता है कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है या नहीं होता, तो उसके भी आप हमें बता सकते हैं कि हमारी मैकेनिज्म कौन सी पाथवे को फॉलो कर रही है। ठीक है, राइट। जब तक हमें रेट पे हम डिपेंडेंसी देख लेंगे कि बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने से रेट घटता है या बढ़ता है, या फिर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम वहाँ से आइडिया ले सकते हैं डिसोसिएटिव है कि एसोसिएटिव है। प्रोडक्ट से हम आइडिया थोड़ा ले सकते हैं इंटरमीडिएट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उससे हमें पता कर सकता है कि हमारे कौन सा इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट बना है, राइट। तो
इसलिए हमने लिखा जरूर है यहाँ पे बॉन्ड, ये क्या नाम है, ये तब की बात हम बोल रहे हैं जब क्या बनेगा वो, जब वो डिसोसिएटिव पद्धति को फॉलो करेगा, मेनली डिसोसिएटिव को ही करता है वो, राइट। तो कुल मिला के यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकालते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट व्हाइल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल। ये से बोल सकते हो कि इनर वाले जो हैं वो मोर इनर्ट हैं, आउटर वाले जो हैं मोर लेबाइल हैं, ठीक। दूसरा एक चीज़ और बीबीटी बोलती है, बीबीटी ये कहती है कि ये तो चलो इनर आउटर की बात होगी, बीबीटी कहती है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज वैकेंट, ध्यान सुनना, लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या होगा, लेवाइल। अगर नहीं है तो क्या होगा, वो इनर्ट होगा। समझाते हैं उसको। बीबीटी क्या बोलता है, बीबीटी ऑल्सो सजेस्ट दैट complexes having low energy unhybridized vacant d orbital आर लेबाइल। ठीक है, तो जिनके पास लो एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, इंपॉर्टेंट है, लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास है वो क्या होगा, वो क्या है, लेबाइल है। और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, इनर्ट हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू में देखते हैं, जैसे मान लो हम बात करें CrH2O6 2+ की, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा Cr2+, क्या ये D4, 1 2 3 4, बाकी यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको, sp3d3 हो गया बीबीटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड्स, कौन से लिगेंड, जो हमारे पास वाटर है, यहाँ वाटर का इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से है, वाटर से है। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाली, ये लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये क्या है, लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल, लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है किसके पास क्या है, लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेवाइल। ठीक है ना। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको क्या चेक करना है कि लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं। ध्यान रखो, लो एनर्जी जरूर, ऐसा नहीं कि बाहर वाली डी ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लो जो हाई एनर्जी की है, उसको नहीं कंसीडर करना हमें, ठीक है। और देखते हैं आगे, जैसे मान लो हम इसकी बात करें, CrH2O6 3+, ये क्या है, D3 है। इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहाँ से होंगे, हमारे वाटर से। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा ऐसे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हमारी पास ये होगी, d ऑर्बिटल, और बाकी हमारे पास 6 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, D2sp3, ये D2sp3 है। तो इसके पास ये क्या है, सारी की सारी फील्ड है, वैकेंट नहीं है, तो नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। राइट, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा।
तो आप इस तरह बता सकते हो कि आपका कॉम्प्लेक्स लेवाइल होगा या फिर आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इनर्ट होगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें इसकी VH2O6 2+ की, राइट, ये भी क्या है D3, सेम वही कंडीशन पहले वाली, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये D2sp3, यहाँ पर जो वैकेंट, यहाँ पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, सारी की सारी ऑर्बिटल क्या है, फील्ड, ये क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड लो एनर्जी के वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा इनर्ट होगा या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेवाइल होगा। ठीक है, और देखो जैसे मान लो हमें बताना है इसके बारे में, एग्जाम्पल में लेता हूँ, और मान लो हमें बताना COCN6 3-, तो यहाँ पर कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट, D6 होगा, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी ना, तो लो स्पिन बना सकते हैं इसको, तो मुझे दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 और ये 6, बाकी यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, इन सबको मिला देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे D2sp3। तो हमारे पास जो d ऑर्बिटल बचेंगी यहाँ पे वो क्या बचेंगी, 3 बचेंगी, सारी की सारी क्या है, फील्ड है। इसमें यहाँ भी वैकेंट लो एनर्जी की अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इनर्ट होगा। मतलब इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में बता सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लेवाइल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या ये जो सजेशन है बीबीटी का, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्या वो हर मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है कि नहीं, देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें यहाँ पे CuH2O6 2+, ठीक है, हम यहाँ बात करें तो कॉपर 2+ में है, ये क्या है, D9 है, ठीक, कॉपर 2+ D9, तो ऐसे 2 4 6 9 हो गया, 6 लिगैंड है, 6 ऑर्बिटल हमें चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली sp3d2, राइट। अब थियरी के अकॉर्डिंग ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये वैकेंट नहीं है, राइट, वैकेंट नहीं, इसका मतलब इसे क्या होना चाहिए, इनर्ट, क्योंकि वैकेंट होते तो क्या होता है, लेवाइल, लेकिन वास्तव में क्या है, ये इसे इनर्ट होना चाहिए, बट इट इज हाईली लेवाइल, ये बहुत ज़्यादा लेवाइल है। मतलब ये है कि बीबीटी क्या हो गई, फेल हो गई। कहने मतलब बीबीटी बहुत सारे मॉलिक्यूल की इनर्टनेस एबिलिटी के बारे में बात तो करती है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, जो ये बोलता है कि जिसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड लो एनर्जी की वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी वो इनर्ट, वो लेवाइल होगा, जिसके पास नहीं होगी वो इनर्ट होगा, वो हर कॉम्प्लेक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरी तरह से इस थ्योरी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, पूरी तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये नहीं बता सकते कि इनर्ट होगा कि लेवाइल होगा, क्योंकि कई सारे एग्जांपल्स के बारे में कई सारे कॉम्प्लेक्स के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, बीबीटी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बीबीटी D6 हाई स्पिन, D7 हाई स्पिन, राइट, D9 should be inert. However, complexes
having these configurations are labile। ठीक है, ये क्या है, लेवाइल है। ठीक, मतलब ये है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हर मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, दस VVT is unable to explain inertness and lability of many complexes। इसका मतलब पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री आंसर यहाँ से हमें नहीं मिलता। ठीक, तो फिर हम कौन सी थ्योरी पे चलेंगे, अगली वाली थ्योरी पे, जो कि क्या है, हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उस पे बेस्ड है। राइट, तो ध्यान रखो, हमें जो कुछ भी एग्जाम में करना है या जो कुछ भी हमें इनर्टनेस रिलेबिलिटी बतानी है, वो हमें किससे बतानी है, वो हमें बतानी है किससे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं, किससे बतानी है, CFT से। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रॉपर आंसर देती है। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं, जब बहुत सारी की जगह पे ये क्या कह रहा है कि इनर्ट है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो लेवाइल है। तो हम देखते हैं CFT के बारे में। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थियरीज समझते हैं। ठीक है, अब समझो क्या है इसमें। देखो, एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Ml5X। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप y ऐड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो Ml5 बन सकता है, या क्या बन सकता है, Ml5XY। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाला इंटरमीडिएट बन सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला बन सकता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 वाला। फिर फाइनली आपका क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट Ml5Y। ये जो यहाँ पे बना है, ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या करती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिफरेंस देखती है CFSC में, इंटरमीडिएट की CFSC और हमारे रिएक्टेंट की। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्या करता है, CFSC किस पे बेस्ड है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, वो इन दोनों की डिफरेंस को कैलकुलेट करती है। क्या निकालती है, CFAE, ये कैलकुलेट करती है क्या, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है, CFSC ऑफ इंटरमीडिएट माइनस CFSC ऑफ सबस्ट्रेट, ये निकालता है। और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, तो सिंपली उसी पे फोकस करते हैं हम। तो यहाँ पे CFAE है, समझ लेते हैं यहाँ से। CFAE क्या है, CFSC ऑफ इंटरमीडिएट दैट कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर या मे हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 7 माइनस CFSC ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर एक काम करिए, पहले साइन को भूल जाइए, CFSC के माइनस भूल जाइए। ठीक है, बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान रखिए। ध्यान से सुनो, अगर ये वैल्यू जो है CFAE, ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा। ये कब होगा, व्हेन देयर इज more CFSC of intermediate as compared to प्रोडक्ट। या सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि जब आप सबस्ट्रेट से रिएक्टेंट में जाओगे तो अगर इसकी CFSC ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, यहाँ CFSC में गेन है। देयर इज
गेन इन CFSC, राइट। तो ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू से ज़्यादा। इसका मतलब इंटरमीडिएट में CFSC ज़्यादा है, सबस्ट्रेट में क्या CFSC कम। तो अगर ऐसा होगा, तो अगर आप सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट जाओगे तो आपको क्या गेन इन CFSC होगा। अगर CFSC में गेन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा जाने की टेंडेंसी होगी इसका मतलब क्या है, वो सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, लिगैंड को उतना जल्दी क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जितना जल्दी लिगैंड को रिप्लेस करेगा, इसका मतलब हुआ कि जो सिस्टम है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लेवाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स विल बी लेवाइल। मतलब अगर CFA की पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेवाइल होगा, ठीक। अगर मान लो CFA निगेटिव हो जाए, इसी में देख लेते इसी पेज पे, अगर CFA क्या आ जाए नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव तब आएगी जब ये वाली वैल्यू से क्या हो जाए, ज़्यादा। मतलब सबस्ट्रेट के केस में CFSC ज़्यादा है और जो हमारा इंटरमीडिएट उसके केस में CFSC कम है। तो अगर सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में CFSC कम हो रही है तो क्या होगा, लॉस इन CFSC है। अगर CFSC में लॉस होगा तो सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो रेट अपने आप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, देन if CFA is equal to negative, then there is loss in CFSC, hence less tendency of substrate to convert into इंटरमीडिएट। अगर टेंडेंसी कम होगी तो मतलब रेट स्लो होगा, हेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी इनर्ट। मतलब कुछ नहीं करना आपको, CFA ही देखना है बस, ठीक है। तो अगर CFA की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ साइन को बुला दिया, आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान रखो। कुछ किताबों में पॉजिटिव वैल्यू लिखी है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना उससे, ठीक है। उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि उन्होंने CFSC को नेगेटिव में कैलकुलेट किया है। तो अगर आप सबको पॉजिटिव मान के कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि आपको पता है एनर्जी नेगेटिव थोड़ी होती है, तो पॉजिटिव मान के कैलकुलेट कर दो सबको, तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो आपको ऐसे आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, CFA जितनी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब क्या है, CFA जितनी पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या, वो कॉम्प्लेक्स उतना क्या होगा, लेवाइल होगा। और CFA जितनी नेगेटिव होगी, कॉम्प्लेक्स उतना क्या होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। तो गेन इन CFSC मतलब अगर सबस्ट्रेट से हम इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, गेन अगर हमें हो रहा है तो फीजिबल होगी रिएक्शन, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, फास्टर, सिस्टम क्या हो जाएगा, लेवाइल। अगर लॉस हो रहा है तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि तब हमारी रिएक्शन फीजिबल होगी। मतलब उस समय क्या होगी, उसकी टेंडेंसी कन्वर्ट होने की सबस्ट्रेट से रिएक्टेड में क्या होगी, कम होगी। मतलब रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रेट अगर स्लो हो जाएगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो गया, ठीक है। अब कैसे हम CFSC कैलकुलेट करेंगे इंटरमीडिएट की, क्योंकि देखो हमें इसके लिए दोनों की CFSC चाहिए, सबस्ट्रेट की चाहिए, इंटरमीडिएट की। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। फिर हमें एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बन रहा है कि हाई स्पिन बन रहा है। मतलब ये इतना ईजी नहीं है, राइट, कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको सब कुछ आइडिया होना चाहिए उसके लिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, बसोलो एंड पियर्सन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलकुलेट कर दिया लो स्पिन के केस में इतनी CFA आएगी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और हाई स्पिन के केस में फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इतनी आएगी। सेम इसी तरह उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए कर दिया, राइट। तो हमें वो ध्यान रखना है, यहाँ लिख देंगे बसोलो एंड पियर्सन have calculated CFA for substitution reactions
involving 5 and 7 coordinated intermediate। ठीक है, तो वो हम एक टेबल बना लेते हैं। और देखो 5 कब बनेगा, जब डिसोसिएटिव पाथवे होगा। 7 कोऑर्डिनेटेड कब बनेगा, जब एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, CFAE for intermediate having coordination number 5। इनके लिए पहले देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं टेबल। यहाँ पे इधर लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वहाँ पे जगह ज़्यादा है। इधर देख लेते हैं CFAE for reactions having 5 coordinated intermediate। ठीक है, a change in CFSE on going from reactant to product, change in CFSE on going from product to intermediate। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इधर इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 5। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो चीज़ें हो सकती हैं, लो स्पिन हो सकता है, तो एक जगह लिख लेंगे क्या, हाई स्पिन, और दूसरा क्या हो जाएगा, लो स्पिन। मतलब कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन हाई स्पिन दोनों पॉसिबल है ना, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, D1 D2 D3 D4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, D10 लिख लो, 0 होगा इसका। ठीक है, D10 का भी 0 होगा और D0 का तो 0 होगा ही। तो देखो जब D1 होता है तो D1 के केस में जो CFAE की वैल्यू आती है हाई स्पिन के केस में, वो होती है, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं इधर, हाई स्पिन। इधर कर देते हैं इसको लो स्पिन। तो यहाँ वैल्यू होती है प्लस 0.57। ठीक है, D2 के केस में आती है प्लस 1.14, D3 में आती है माइनस 2.00, D4 में होता है प्लस 3.14, D5 में क्या आएगा 0, D6 में फिर से देखो D1 से लेके D5 तक 0.57, 1.14, माइनस 2.0, 3.14, D5 में 0, फिर से D6 का हो जाएगा जो D1 का है, तो क्या हो जाएगा 0.57, D7 का फिर से वही प्लस 1.14, D8 का माइनस 2.0, D9 का प्लस 3.14, D10 का क्या हो जाएगा 0। ये कब है, जब आपका क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन में देखो 0.57, 1.14, माइनस 2.0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि D1 से लेकर D3 तक हाई स्पिन लो स्पिन क्या होता है सेम। जैसे ही आप इसमें आओगे यहाँ पे हो जाता है माइनस 1.43। मैं इसको दूसरी कलर से लिख देता हूँ, इसे ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए आती है। यहाँ हो जाएगा माइनस 1.43, D0 के केस में हो जाता है माइनस 0.86,
D6 लो स्पिन हो जाता है -4.00, बाकी फिर से क्या हो जाता है सेम वही जैसे पहले था, सिंपल। कितना हो जाएगा +1.14 -2.00, राइट, +3.14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये 3 जगह चेंज है लो स्पिन में, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। अगर आपके पास D1 कन्फिग्रेशन है, चाहे हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, क्या होगा लेवाइल। D2 कन्फिग्रेशन है, चाहे हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, क्या होगा लेवाइल। D3 आपका चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, क्या होगा वो इनर्ट। D4 में देखो, D4 में अगर हाई स्पिन होगा तो क्या होगा लेवाइल होगा, लेकिन लो स्पिन होगा तो क्या हो जाएगा इनर्ट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, राइट, CFA की। D5 में देखो, अगर हाई स्पिन है तो 0 है, 0 मतलब भी क्या होता है लेवाइल, लेकिन अगर लो स्पिन होगा तो क्या हो जाएगा इनर्ट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो आप लो स्पिन हाई स्पिन पहले फाइंड आउट कर लो कॉम्प्लेक्स को देख के। तो जहाँ जहाँ आपका लो स्पिन होगा वहाँ पर आप इन वैल्यूज को ध्यान रखना है कि D1 के लिए होता है, D2 के लिए होता है, D3 के लिए, और जहाँ जहाँ आपका जहाँ जहाँ आपका पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पे इनको ध्यान रख लेना, बस आपको यही करना है, ठीक है। चलो फिर करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ सिंपल एक चीज़ और समझ लो, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर CFA जितनी नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाने पर उतना ज़्यादा लॉस है। जितना ज़्यादा लॉस होगा इसका मतलब सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में जाने पर उतना ज़्यादा लॉस है। जितना ज़्यादा लॉस होगा इसका मतलब सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में कन्वर्जन उतना क्या होगा अनफेवरेबल, या उतना क्या होगा स्लो होगा। जितना स्लो होगा इसका मतलब उतना क्या होगा इनर्ट। जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब सबस्ट्रेट से अगर हम जाते हैं किसकी तरफ, इंटरमीडिएट की तरफ, पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा, इसका मतलब उतना क्या है सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में कन्वर्जन क्या है इजी है, फेवरेबल है। तो इसका मतलब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो होगा या सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट में कन्वर्जन जो होगा उतना क्या होगा फास्ट होगा। जितना फास्ट होगा उतना क्या होगा लेवाइल होगा। तो नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इनर्टनेस होगी, पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी लेविलिटी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CFAE, more the positive value of CFAE, more the levelity, right, more the negative value of CFAE, more the inertness, ठीक है। हम इसी तरह से टेबल और बना सकते हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 7 इंटरमीडिएट का, लेकिन हम उसको नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि कॉमनली जो हमारा रिएक्शन होता है किसके थ्रू होता है डिसोसिएटिव के थ्रू। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा 5 कोऑर्डिनेट, राइट। जो 5 कोऑर्डिनेट बनेगा उसी के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा इनर्ट, उतना ज़्यादा लेवाइल होगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा इनर्ट होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल करके। जैसे मान लो हम करते हैं यहाँ पर इनर्टनेस, जैसे मान लो हमारे पास ये है कि D5 लो स्पिन है, ऐसे कर लेते हैं। कोबाल्ट 3+ लो स्पिन, आयरन 3+ लो स्पिन, ये आयन्स है, क्रोमियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ है, मैग्नीज 3+ है, राइट, ये सब। तो अगर हमको इन आयंस में लेविलिटी नेटनेस की बात बतानी हो कि इसमें से कौन सा किसका कॉम्प्लेक्स इनेट होगा, किसका कॉम्प्लेक्स लेवाइल होगा, तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपल है। ये D6 है ना, D6 लो स्पिन, राइट। D6 लो स्पिन के लिए वैल्यू कितनी है -4.00, पीछे देखो यहाँ पे है D6 लो स्पिन कितना -4.00, ठीक। अगला जो हमारा है ये D5 लो स्पिन है, D5 लो स्पिन के लिए वैल्यू कितनी है -0.86। ये हमारा D3 है, D3 में हाई स्पिन लो स्पिन तो होता नहीं, इसके लिए वैल्यू कितनी है -2.00। टाइटेनियम 3+ हमारा क्या है D1 के लिए लो स्पिन हाई स्पिन में दोनों क्या होता है +0.57। और जो ये है Mn3 है D4 लो स्पिन है, D4 ये लो स्पिन दिया हुआ है, D4 लो स्पिन कितना होता है -1.43, राइट। तो अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा इनर्ट, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा लेवाइल। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए है कोबाल्ट के लिए है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसके लिए है D1 के लिए है। तो अगर आप नेटनेस का ऑर्डर लिखोगे
तो देखो सबसे ज़्यादा इनेट कौन होगा, CO3 प्लस। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये है, फिर कौन सा होगा हमारा, क्रोमियम 3 प्लस। फिर कौन सा होगा हमारा, मैंगनीज, क्योंकि -1.43 है, Mn3 प्लस। फिर हमारा कौन सा होगा, आयरन 3 प्लस। सबसे कम कौन होगा हमारा, Ti3 प्लस। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इनर्टनेस। तो आप इससे बता सकते हैं कि हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इनेट होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा क्या होगा, लेवाइल होगा। ठीक है। और देखो जैसे मान लो एग्जांपल और करते हैं, मान लो हमारे पास ऐसे दिया हुआ है MnCN6 3 माइनस CrCN6 3 माइनस, ये उसी का एग्जांपल है, बट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो हमें पता है कि Cn के केस में क्या बनेगा, लो स्पिन। हमने वह पहले लिख दिया था लो स्पिन। तो ये क्या है, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये होगा D4 लो स्पिन। D4 लो स्पिन के लिए कितनी वैल्यू है, -1.43, राइट। ये क्या है, D3 के लिए कितनी वैल्यू है, -2.00। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनर्टनेस का ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो इस तरह बता सकते हो कि सिस्टम इनर्ट होगा या फिर क्या होगा, लेवाइल होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज पीछे यहाँ पे देखो, क्रोमियम 2 प्लस अगर हमारा बनता है हाई स्पिन, सॉरी D4 अगर हमारा हाई स्पिन बनता है तो वैल्यू कितनी है, इतनी। D9 अगर हमारा हाई स्पिन D9 अगर बनता है तब भी वैल्यू कितनी है, इतनी। तो दोनों के केस में क्या है, वैल्यू सेम है। तो क्या दोनों के केस में लेबिलिटी सेम होगी, नहीं। देखो कैसे, अगर हम बात करें क्रोमियम 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस, यहाँ इतनी पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, देखो क्यों ज़्यादा लेबिलिटी है, क्योंकि ये D4 हाई स्पिन अगर बनेगा तो Eg अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ये बनेगा D9 तो यहाँ T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, सॉरी Eg यहाँ भी अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। दोनों क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन है, यहाँ कितने से रिपल्सन है, 1 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, मोर डिस्टॉर्शन यहाँ इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, भाई सिंपल सी बात है, एक्सेस पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वहाँ Eg में क्या है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, रिपल्सन उतना क्या होगा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, इलॉन्गेशन उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इलॉन्गेशन होगा, उस बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी या ब्रेक होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, मोर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस। दोनों में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, लेकिन D4 में क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इसलिए ये क्या होगा, लेस लेवाइल होगा। लेवाइल दोनों है, ये क्या होगा, D9 वाला क्या होगा, मोर लेवाइल होगा। मतलब अगर बात करो आप क्रोमियम 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस में, तो ये होगा लेबिलिटी का ऑर्डर, जबकि दोनों की जो वैल्यू वहाँ से आ रही है क्या है, सेम है। समझ गए आप। ठीक है। तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखे वहाँ पे देख लेना कि Eg में कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। Eg में कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली क्या है, ऑक्टाहेड्रल हम ले रहे हैं अगर, तो Eg में कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, अभी हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ठीक है। तो Eg में कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि Eg कहाँ होती है, अलॉन्ग द एक्सिस होती है, और सारे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस। तो अलॉन्ग द एक्सिस रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर बॉन्ड क्या हो सकता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है। ठीक है। इनमें सब में एक्सट्रीम कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड जनरली, ऐसा नहीं कि ऑलवेज, जनरली एक्सियल या मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड क्या जाता है, लॉन्गर, और जो लॉन्गर होगा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये लोग क्या होंगे, हाईली लेवाइल होंगे। ठीक है। अब अगर मान लो दो हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिनके केस में CFA की वैल्यू क्या आती है, सेम। तो एक तो हमने देख लिया कॉपर और क्रोमियम वाला, जहाँ पर CFA की वैल्यू सेम थी, तो कॉपर 2 प्लस में क्या था, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम थी, तो कॉपर 2 प्लस में क्या था, स्ट्रॉन्ग JTD था, क्रोमियम 2 प्लस में क्या था, उससे वीक था, इसलिए कॉपर 2 प्लस मोर लेवाइल है, और क्रोमियम 2 प्लस उसके कंपेरिजन में क्या है, लेस लेवाइल है। लेवाइल वो भी है हाईली, लेकिन उसके कंपेरिजन में क्या है, लेस लेवाइल है। लेकिन मान लो हमारे पास और दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्रोमियम 3 प्लस
ये D3, इसके लिए जो वैल्यू है कितनी है -2.0। वेनेडियम 2+ लेते हैं, ये भी क्या है D3, इसके लिए वैल्यू क्या है -2.0। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन, देखो क्रोमियम और कॉपर में क्या था, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं था, तो वहाँ पे हमने देख लिया कि Eg में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ फास्टर होगा, T2 और Eg में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वहाँ क्या होगा, स्लोअर होगा। लेकिन अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, T2G में भी सेम है, Eg में भी सेम है, फिर क्या देखोगे आप, और CFA की वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो फिर उसमें क्या देखना आपको, चार्ज डेंसिटी। इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिए क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिख लेना, चार्ज डेंसिटी विल बी या इज डिसाइडिंग फैक्टर, इज डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिसाइडिंग फैक्टर होगी। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि मोर द चार्ज डेंसिटी स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मेटल स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगेंड बॉन्ड। अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा क्या इजीली ब्रेक होगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्लो सब्स्टिट्यूशन, स्लो सब्स्टिट्यूशन या स्लो ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर इनर्टनेस। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो, दोनों के दोनों इनर्ट हैं, लेकिन Cr3+ और B2+ में अगर इनर्टनेस की बात करो तो ये होगा इनर्टनेस का ऑर्डर। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ये करना, ठीक है, ये इनर्टनेस का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो अगर सेम चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है, तो पहले देख लेना CFA की वैल्यू, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, CFA भी आपकी क्या आ रही है, सेम, तो फिर क्या देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कि Eg में इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ रेट फास्टर होगा, जहाँ Eg में इलेक्ट्रॉन कम होगा रेट क्या होगा, स्लोअर होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी अलग अलग है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा क्या है, सेम, CFA की वैल्यू हमारी क्या है, सेम, तो फिर हमें क्या देखना है, चार्ज डेंसिटी। जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ और मेटल लिगेंड बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका डिसोसिएशन ईजी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, वहाँ पर स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब रेट जो हो जाएगी हमारी सब्स्टिट्यूशन की स्लो हो जाएगी, तो उसकी लेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, इनर्टनेस क्या हो जाएगी, कम। जैसे इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल और देख ले, जैसे मान लो हमारे पास ये है Fe(H2O6) और Mn, ये दोनों भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये D5 हाई स्पिन, ये भी D5 हाई स्पिन, राइट। अगर CFA लिखो दोनों के केस में, तो हाई स्पिन में क्या आता है, 0, यहाँ भी क्या आता है, 0, तो दोनों के दोनों क्या है, लेवाइल। लेकिन अगर लेविलिटी का ऑर्डर लिखो तो जहाँ पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा लेवाइल होगा, जहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या होगा, कम लेवाइल होगा, तो हो जाएगा लेविलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा लेवाइल होगा, कौन कम लेवाइल होगा। ठीक है, तो जब भी आप लेविलिटी इनर्टनेस बताना, वहाँ पर क्या यूज करना है आपको, ये चीज़ें यूज करनी है। ठीक, और यहाँ जितनी बातें बोल रहे हैं किसके लिए है, ये हमने यहाँ तक बात की किसके लिए, 3D मेटल्स के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने हाई स्पिन लो स्पिन लिखा है ना वहाँ पे, इसका मतलब 3D के लिए ही होगा, क्योंकि 3D हाई स्पिन लो स्पिन दोनों होता है। 4D 5D की अगर बात करोगे तो जनरली क्या होते हैं लोग, लो स्पिन। तो टेबल जो बनी है वो किसके लिए, 3D सीरीज मेटल्स के लिए, 4D 5D के लिए नहीं है, क्योंकि 4D 5D वाले में डेल्टा वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके कॉम्प्लेक्सेस क्या बनते हैं, लो स्पिन ही बनते हैं। तो हाई स्पिन की बात तो उसमें हम जनरली करेंगे नहीं ना। ठीक, अब बात करें, ये तो बात होगी 3D की। अगर हम 4D 5D की बात करें तो देखो 4D 5D जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इनर्ट। ठीक, इनर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होती है 4D 5D की, लिगेंड से बेहतर इंटरेक्शन करती है। जितना बेहतर इंटरेक्शन करेगी मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। जितना ज़्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसको ब्रेक करना उतना क्या होगा, डिफिकल्ट। तो मतलब लिगेंड को वहाँ से हटाना क्या होगा, डिफिकल्ट, या लिगेंड का डिसोसिएशन क्या होगा, स्लो। अगर डिसोसिएशन स्लो होगा इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स उतना क्या होगा, इनर्ट होगा, या उस कहने का मतलब उसकी लेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे, complexes of 4D and 5D series
complexes of 4D and 5D series are inert. ठीक है, दिस इज ड्यू टू, क्यों ऐसा है, दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस. ठीक है, दो कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है. पहला, या दो कारणों की वजह से ऐसा होता है. पहला, स्ट्रॉन्गर metal ligand bond due to more effective overlapping, more effective overlapping. ठीक है, स्ट्रॉन्गर अगर बॉन्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा. दूसरा एक चीज और है, उनका साइज क्या है, लार्जर. तो जो सराउंडिंग्स होते हैं, अगर 4D 5D की बात करें, साइज क्या होता है, लार्जर. तो सराउंडिंग में रिपल्सन क्या होता है, कम होता है. अगर रिपल्सन कम होगा सराउंडिंग में, तो वहां पर किसी का डिसोसिएशन भी क्या होगा, वो इजीली नहीं होगा. अगर इजीली डिसोसिएशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा, स्लो. तो एक तो मेटल लिगेंड बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है, एक रीजन वो दे सकते हो आप. दूसरा ये है कि क्योंकि सेंट्रल मेटल का साइज 4D 5D का जो है 3D से लार्जर होता है, इसलिए सराउंडिंग में रिपल्सन क्या होगा, कम. रिपल्सन अगर नहीं है तो इजीली जो लिगेंड आपका है वो ब्रेक नहीं होगा. तो हम लिख सकते हैं लेस रिपल्सन बिटवीन सराउंडिंग्स ड्यू टू larger size of central metal. ठीक है, इसीलिए 4D 5D वाले क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं. और अगर आप 3D से 4D जाओगे तो इनर्ट ज़्यादा होगा, 4D से 5D जाओगे तो और ज़्यादा इनर्ट होगा. जैसे कि मान लो अगर हम कंपेयर करें इसमें COCN63 माइनस में, IR CN63 माइनस में, इरिडियम CN63 माइनस में, तो यहाँ से यहाँ जाने पर जो इनर्टनेस है वो क्या होगा, इंक्रीज करता है. ठीक है, राइट. तो 4D 5D वाले क्या होते हैं, इनर्ट. 3D के केस में हमने देखा कि हमें क्या देखना है, हमें देखना CFA की वैल्यू. सिंपल है, वो पहले हाफ जो है वो बागी का हाफ जो है, पहले हाफ का क्या रिफ्लेक्शन है. सिर्फ आपका लो स्पिन में दो वैल्यू, आप तीन वैल्यू तो आपको ध्यान रखनी है कि जो D4 है उसका कितना है, -1.43, जो D5 उसका कितना है, -0.86, तो आपका D6 उसका कितना है, D6 वाले का है -1.43, सॉरी -4.0. बाकी अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो क्या देखना है, चार्ज डेंसिटी. ठीक है, अगर चार्ज सेम है, CFA की वैल्यू सेम है, तो फिर क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन देख लेना. जैसे हमने Cr2+ और कॉपर 2+ में देखा था कि जहाँ पर Eg में ज़्यादा होगा वहाँ क्या हो जाएगा, मोर लेबिलिटी, जहाँ Eg में कम होगा वहाँ क्या हो जाएगा, लेस लेबिलिटी. तो हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा लेवाइल होगा, कौन कम लेवाइल होगा. और अगर आप 3D 4D 5D में कंपेयर करना है तो 3D से 5D में जाने पर इंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है. दूसरा फैक्टर एक और है कि साइज अगर बड़ा होगा तो सराउंडिंग में रिपल्सन कम होगा, तो इतना इजी डिसोसिएशन नहीं होगा. क्योंकि आपको पता है सराउंडिंग में रिपल्सन भी एक रोल प्ले करता है किसी भी लिगेंड को रिप्लेस करने में. अगर हम उसको भी मिनिमाइज कर दें तो वहां से डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम फेवरेबल, मतलब डिसोसिएशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम. इसलिए रेट हमारा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ठीक है, ये कहने का मतलब सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा. ठीक, ये सब बात किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए. अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, राइट, अगर ज्योमेट्री की बात, जैसे हम जितनी बात करें किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल के लिए. अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में स्पेस क्या होता है, ज़्यादा. एंगल कितना होता है, 109.5. स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, 180 होता है, लेकिन एबव से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है. तो कंपैरिजन टू अगर हम ऑक्टाहेड्रल देखें तो जो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर कोई भी लिगेंड इजीली अटैक कर सकता है. अगर इजीली अटैक कर देगा इसका मतलब क्या है, वहाँ पर रिएक्शन क्या हो सकती है, फास्ट. इसका मतलब वो लोग क्या होंगे, मोर लेवाइल होंगे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज, इनर्टनेस एंड लेविलिटी, inertness and levelity also depends on
ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, राइट। क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आर मोर लेवाइल देन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग या सिंपल ऐसे लिख सकते हो, मोर लेवाइल देन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। या सिंपली बोल सकते हो कि जैसे जैसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है वैसे वैसे आपकी लेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन है वो क्या है, मोर लेबाइल है कंपेरिजन किसके, ऑक्टाहेड्रल के। लेकिन ये बात तभी बोलना जब बाकी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा याद रखो कंपैरिजन जब भी आप करना सारे फैक्टर को कांस्टेंट कर देना। सिर्फ किस में डिफरेंस रहेगा, ज्योमेट्री में डिफरेंस रहेगा बस। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, राइट, मेटल सेम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम कर देना तो कंपैरिजन करना। ठीक है, राइट। तो तब आपको बेहतर कंपेयर कर सकते हो। फिर भी अगर आप नॉर्मल भी कंपेयर करोगे तो जो टेट्राहेड्रल वाले होते हैं या स्क्वायर प्लेन वाले होते हैं वो मोर लेबाइल होते हैं कंपेरिजन किसके, ऑक्टाहेड्रल के। ठीक, अब ये तो बात हुई किसमें, ये बात हुई ट्रांजिशन मेटल के बारे में। जो भी हमने यहाँ लेबिलिटी इनर्टनेस पढ़ा किसके लिए, वो ट्रांजिशन मेटल के बारे में। अगर हम नॉन ट्रांजिशन मेटल की बात करें जहाँ पर सीएफएससी से कोई लेना देना नहीं है तो वहाँ पे कैसे इनर्टनेस और लेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार हम, इनर्टनेस एंड लेबिलिटी, इनर्टनेस एंड लेबिलिटी इन नॉन ट्रांजिशन मेटल। ठीक, अब देखो नॉन ट्रांजिशन मेटल में सीएफएससी तो है, नॉन ट्रांजिशन मतलब एस और पी ब्लॉक, तो इसका मतलब सीएफएससी का कोई रोल तो है नहीं। तो सिंपल क्या है, मेटल कटायन और लिगेंड के बीच में बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसको ब्रेक करना उतना क्या होगा, डिफिकल्ट, मतलब उसकी ब्रेकिंग क्या होगी, स्लो। तो ब्रेकिंग अगर स्लो होगी तो क्या हो जाएगा, इनर्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर वीक बॉन्ड हुआ तो ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, इजी, इसलिए क्या हो जाएगा, वो लेवाइल हो जाएगा। तो सिंपल हमें क्या देखना है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, राइट। तो यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, दो फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं हम। पहला, साइज ऑफ मेटल कैटायन, जैसे NaH2O6 प्लस, राइट, KH2O6 प्लस, RbH2O6 2 प्लस, सॉरी 6 प्लस। तो यहाँ से यहाँ जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ रहा है। तो देखो चार्ज डेंसिटी जो है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। तो साइज अगर बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अगर वो डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। बॉन्ड अगर वीक होगा तो लेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, कहने का मतलब है जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स घटेगा, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए लेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, एज बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, हेंस फास्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो साइज जितना बड़ा होगा मेटल कैटायन का, सब्स्टिट्यूशन उतना क्या होगा, फास्टर, बशर्ते आप ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या रखना, सेम रखना। तो ये तो बात हुई किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। या कहने का मतलब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, किसमें, लेकिन ये नॉन ट्रांजिशन मेटल में, नॉन ट्रांजिशन मेटल में टॉप टू बॉटम जाने पर, चाहे एस ब्लॉक, चाहे वो एल्कली मेटल की बात करो या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करो, राइट, या फिर आप बात करो किसमें, बोरॉन फैमिली में, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो लेबिलिटी होगा क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या,
चार्ज ऑन मेटल आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो देखो सिंपल बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगैंड बॉन्ड, इसलिए क्या होगा, स्लो डिसोसिएशन। क्या होगा, लेस लेवाइलिटी या मोर इनर्टनेस। ठीक है, तो सिंपल, जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले लें, NaH2O6 प्लस MgH2O6 2 प्लस AlH2O6 3 प्लस। तो जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी, स्लो। तो वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग अगर स्लो हो तो क्या हो जाएगा, वो लेस लेबाइल। जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी हमारी, फास्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, वो मोर लेबाइल। तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, लेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि नॉन ट्रांजिशन मेटल में लेबिलिटी कैसे होती है। देखो CFSC भूल जाइए आप, नॉन ट्रांजिशन मेटल में याद रखना किस पे, चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइज जितना बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगी, न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, बॉन्ड वीक होगा, इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो लेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। राइट, साइज जितना कम होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, चार्ज डेंसिटी, साइज जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, लेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होती है चार्ज डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट, तो स्लो डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लेबिलिटी कम हो जाएगी, इनर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी का अगर उल्टा कर दोगे तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। और एग्जांपल एक देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है AlF63 माइनस SiF64 माइनस SiF62 माइनस PF6 माइनस और SF6। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +3 है, ये +4, ये +5, ये +6। और अपने में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा मेटल लिगैंड बॉन्ड उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका डिसोसिएशन उतना क्या होगा, स्लो, तो उसकी लेबिलिटी क्या होगी, कम, इनर्टनेस क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, इनर्टनेस बढ़ेगा, इनर्टनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह हम इनर्टनेस और लेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल में भी और ट्रांजिशन मेटल में भी। ठीक है, अब देखो हम एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन एक करते हैं, देख लेते हैं कौन से एग्जाम में आया था पहले। ठीक है, गेट का करते हैं, गेट या नेट का। ये है गेट 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको NiCN4 2 माइनस फर्स्ट है आपका, MnCN6 3 माइनस ये सेकंड है आपका, और CrCN6 ये आपका थर्ड है। इनमें आपको बताना है, इन तीनों बताना रेट ऑफ एक्सचेंज बाय CN-14। ठीक है, इनमें तीनों में अगर कहने का मतलब है CN को CN- से रिप्लेस करना है, तो एक्सचेंज का रेट कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा।
तो सबसे पहले देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। हमने पढ़ा कि जो 4 वाले होते हैं उनकी लेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। इसका मतलब वहाँ पे एक्सचेंज क्या होगा, फास्टर। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन लिखते हैं, लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी ये देख लो क्या क्या ऑप्शन है इसमें, आइडिया आपको लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें है आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। बी आपका ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। सी आपका ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। और डी आपका ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, तो देखो फर्स्ट वाले की जो लेबिलिटी होगी और जो उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज होगा क्या होगा, फास्टर, क्योंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा कट हो गया और ये वाला हमारा ऑप्शन कट हो गया। तो या तो हमारे पास ये ऑप्शन आंसर होगा या तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। अब हम इन दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं, दोनों के दोनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और अभी हमने पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल में क्या देखेंगे हम, पहले देख लेते हैं लो स्पिन स्टेट है, हाई स्पिन स्टेट, हालांकि हम कर चुके हैं पहले इसको। MnCN63 माइनस ये क्या है, Mn3 प्लस है, D4 लो स्पिन। D4 लो स्पिन की CFA कितनी दिखी थी हमने, -1.43, राइट। इसमें अगर देखोगे CrCN6 3 माइनस, इसमें क्या है D3, राइट। लो स्पिन हाई स्पिन तो लिखते नहीं इसमें CFA कितनी देखी थी हमने, -2.00। तो इसका मतलब ये क्या है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो क्या होगा, मोर इनर्ट। उसके कंपैरिजन में ये क्या है, लेस इनर्ट। जितना ज़्यादा इनर्ट होगा क्या होगा, स्लो रेट ऑफ एक्सचेंज। इसके कंपैरिजन में क्या होगा यहाँ पर, फास्ट एक्सचेंज। इससे कंपेयर कर रहे हैं, निकल से नहीं करने देना, ठीक है। अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो यहाँ क्या होगा, स्लो रेट होगा, इसके कंपेरिजन में क्या होगा, फास्ट रेट होगा। कहने का मतलब है इनर्टनेस का ऑर्डर क्या होगा, ये, राइट। तो इसका मतलब क्या है, CrCN63 माइनस में Cn का एक्सचेंज क्या होगा, स्लो। MnCN63 माइनस में Cn का एक्सचेंज क्या होगा, फास्ट। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, निकल में। उसके बाद किस में होगा, मैग्नीज में। सबसे कम किस में होगा, क्रोमियम में। तो ऑर्डर अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम जो भी पढ़े हैं ना, उससे हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा ज़्यादा लेवाइल होगा, कौन सा हमारा क्या होगा, ज़्यादा इनट होगा, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया था गेट 2006 में। आपको बताना है, अच्छा छोड़ो, ये वाटर एक्सचेंज का है, ठीक है, आगे करते हैं इसको, बाद में देखेंगे वाटर एक्सचेंज वाले को। Which one of the following configuration, which one of the following configuration is kinetically, following configuration gives kinetically inert octahedral complexes। तो देखो जहाँ जहाँ नेगेटिव वैल्यू थी वहीं वहीं क्या होगा, इनर्ट होगा। तो एक हमारे पास है क्या है, T2G6 है, EG0 है, ये क्या है, D6 लो स्पिन। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे T2G3 EG1, ये क्या है, D4 हाई स्पिन। थर्ड हमारा क्या है, T2G5 EG0, ये क्या है, D5 लो स्पिन। अगला हमारा क्या है, T2G6 EG4, ये क्या है, D10। अब देखो इसमें दो जगह इनर्ट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंसी होगी हम उसी को लिखेंगे ना। जैसे अगर हम बात करें D4 हाई स्पिन के लिए, तो CFA कितनी थी यहाँ पे, चेंज इन CFA कितना था, +3.14।
D5 में कितना था, -0.86, इसमें कितना था -4.0, इसमें कितना था 0। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू इसके लिए देखो, इनर्ट ये भी है, इनर्ट ये भी है, लेकिन ज़्यादा इनर्ट कौन है, ये वाला। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्या देगा, इनर्ट, राइट, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, वैसे रटना उठना नहीं है, वो टेबल एक बार पढ़ोगे ना, आपको एक दो बार लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा। वो हाई स्पिन केस में देखना D3 और D8 जो होते हैं क्या होते हैं, वो इनर्ट, राइट। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, D3 D8 इनर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि D3 D8 में हाई स्पिन में मैक्सिमम CFC वैल्यू होती है। थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। देखो अगर हम बात करें हाई स्पिन में, तो D3 और D8 जो होते हैं इनके लिए, दोनों के लिए -2.00 वैल्यू होती है, तो दोनों क्या होते हैं, इनर्ट, ठीक। क्यों ऐसा होता होगा, क्योंकि D3 D8 है मैक्सिमम CFSC इन हाई स्पिन स्टेट। कितनी होती है वो, -1.2 डेल्टा। इसका मतलब ये लोग बहुत स्टेबल हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए ये लोग क्या होते हैं, जनरली सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते, ठीक। अगर हम लो स्पिन की बात करें, तो लो स्पिन में हमारे पास क्या है, देखो D3 तो होगा ही इसमें -2.00, क्योंकि लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करते इसमें, ठीक। तो D3 D8 को हटा देते हैं, क्योंकि D3 D8 के लिए लो स्पिन हाई स्पिन बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास D4 जो है उसके लिए कितना है, -1.43, D5 के लिए कितना है लो स्पिन के लिए, -0.86, और D6 लो स्पिन के लिए कितना है हमारे पास, -4.00। तो मतलब अगर हाई स्पिन की बात करो तो D3 D8, और लो स्पिन में करो तो क्या है, D4 D5 D6। D3 D8 तो आएगा इसमें, ये क्या होते हैं, इनर्ट, बाकी सारे क्या होते हैं, लेवाइल, जिसमें ज़्यादा लेवाइल कौन सा होता है, कॉपर 2+, क्रोमियम 2+। और अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कॉपर 2+ इज मोर लेवाइल देन क्रोमियम 2+, बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रॉन्गर जॉइंटल डिस्टॉर्शन इन कॉपर 2+। क्यों ऐसा है, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी सेट। जितना होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन करेगा, बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और इससे। एक क्वेश्चन ये है, ये कब आया था पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में, गेट का ही मोस्टली होगा ये, हाँ गेट 2002 में है। लेविलिटी ऑफ द आयंस chromium 2+, Mn 2+, and vanadium 2+ should follow the order, ऑप्शन है आपके पास Cr2+, Mn 2+, V2+, बी आपके पास ऑप्शन है Mn 2+, Cr2+, V2+, सी है हमारे पास Mn 2+, Cr2+, सॉरी ये तो सेम हो जाएगा, Mn 2+, V2+, Cr2+, और डी हमारे पास है V2+, Cr2+, Mn 2+। बहुत सिंपल सा है। देखो हमें पता है कि हमने देखा था सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए है, D4 और D9 के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा लेवल कौन होते हैं, क्रोमियम और कॉपर वाले। तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब हमारे पास मैग्नीज है और हमारे पास क्या है, वेनेडियम। देखो अगर कोई भी लिगेंड मेंशन यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें क्या लेना है, वाटर मान के कर दो, ठीक। अब मैग्नीज 2+ क्या होगा, D5 हाई स्पिन, और वेनेडियम 2+ क्या होता है, D3, राइट। D5 के केस में जो CFAE की वैल्यू थी हम क्या लिखे थे हाई स्पिन में 0, और इसमें क्या था -2.00। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा मोर लेवाइल, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव है तो क्या होगा, ये मोर इनर्ट या लेस लेवाइल।
तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके आ जाएगा, मतलब अगर आपको CFA ही पता है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक, पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे इननेटनेस और लेबिलिटी से अगली लेक्चर्स में, जो भी आने वाला लेक्चर्स हमारा होगा। ठीक है, तो अभी तक यहीं पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। नॉन ट्रांजिशन में तो बहुत सिंपल है, ट्रांजिशन में क्या करना है, CFA को ध्यान रखना क्योंकि उससे सब इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ इननेटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और 4D 5D की अगर हम बात करेंगे तो 4D 5D वाले क्या होते हैं, इनर्ट, तो 3D से 5D में जाने पर इनर्टनेस क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। रीजन हमने दो पढ़ लिया था वहाँ पे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो जनरली क्या होते हैं, मोर लेबाइल एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, चलो तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।